हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। तो एक बार सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपके एग्ज़ाम का भी जो नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, उसका टाइम टेबल आता है, तो हम आपको उसका भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और मैंने उसी वीडियो में आपको ये भी बताया था कि बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर आ रहे हैं ब्लूप्रिंट पर आधारित, और जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी प्रकार के प्रश्न हम आपके को तैयारी कराएंगे। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही देखा है थंबनेल पर, कि 95 प्लस स्कोर आपको करना है, 95 प्लस स्कोर करना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो को शेयर करें, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसके बिल्कुल सटीक आंसर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आपको, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से, और अगर पढ़ भी लिया तो आप रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक ही वीडियो में आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, और बिल्कुल अच्छी तरह से आपको रिवीजन करना है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको पढ़ने में नहीं याद होता है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, बिल्कुल आपको पूरे प्रश्नों के आंसर याद हो जाएंगे। और जब भी आप वीडियो को देखें तो आप मेरे साथ उस क्वेश्चन के आंसर को भी आप मन में रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे आपको और जल्दी याद होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं हम। ये आपका जो क्लास 10 का जो साइंस सब्जेक्ट है, उसका हम चैप्टर नंबर 2 लेकर, इसके चैप्टर 2 के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको लेकर आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका ये जो चैप्टर 2 है, इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है? तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो ये एसिड और बेस पर आधारित पूरा ये प्रश्नों का संग्रह है यहाँ पर, ठीक है? तो नॉर्मली आप भी जानते होंगे अम्ल और क्षार है क्या, ठीक है? जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे, ठीक है? तो वो क्या होती हैं, अम्लीय, ठीक है, उसको बोलते हैं। और जो एक प्रकार से जिसका स्वाद कड़वा होता है, वो क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है? जैसे अम्ल का उदाहरण हम ले सकते हैं, नींबू है, इमली है, ठीक है? और अगर हम सोडा की बात करें, यानी जो कपड़े धोने का सोडा है, तो वो क्या है, बिटर, यानी कड़वा होता है ना, ठीक है? तो ये क्या हो गया, वो क्षार हो गया, राइट? तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप, यहाँ आप ये नींबू यानी ये अम्ल को दर्शाता है, ये इमली ये भी अम्ल को दर्शाता है, ठीक है? ये अम्लीय हो गए। और ये एक प्रकार से ये जो सोडा है, ये आपको क्षार दर्शाता है, ठीक है? तो चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए यहाँ पास पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न आपके पास दिया गया कि अचार को तांबे और एल्युमिनियम के बर्तन में क्यों नहीं रखा जाता है? तो देखिए, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है कि अचार जो है उसमें अम्ल पाया जाता है। तो अचार में अम्ल पाया जाता है जो तांबा का प्रतीक क्या होता है, Cu, है ना, कॉपर बोलते हैं उसको, और एल्युमिनियम से क्रिया कर लेता है। तो वो जो अम्ल है वो तांबा और एल्युमिनियम से क्रिया कर लेता है, और अचार क्या होगा, खराब हो जाता है। इसलिए अचार को हम तांबे और एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रखते हैं, ठीक है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आप एक बार अच्छे से देखिए, कॉपी और पेन लेकर बैठिए। आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए, या तो आप जो मैं बता रहा हूँ उसको 1 से 2 बार आप सुन लीजिए आप अच्छे से, और वीडियो को अंत तक देखें, तो जिससे कि आपको ये पूरे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, ठीक है? चलिए दूसरा प्रश्न है आपके पास, ठीक है? आप बिल्कुल अपने कान में हेडफोन लगाइए और पूरे प्रश्नों को और आंसर को, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से जो मैं बता रहा हूँ उसको आप सुनिए, फिर उसके बाद एक बार आप रिवाइज कीजिए, ठीक है? आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आपको याद रखिए, आपको 95 प्लस स्कोर करना है, जिसमें हम आपके लिए पूरी मदद करने वाले हैं, ठीक है? हम आपको पूरा कंटेंट देने वाले हैं, पूरे जो क्वेश्चंस है उसको हम बताएंगे और उसे समझाएंगे भी, जिससे कि आप 95 प्लस स्कोर कर सको। तो चलिए देखें, यहाँ पर प्रश्न दूसरा है कि मध्याह्न भोजन करते समय
थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया। इसका क्या कारण है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका सिंपल आंसर हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर देखिए आपने भी देखा होगा कि अगर चूना में अगर आप हल्दी मिला दें या फिर कोई पीला रंग है उस पर आप अगर चूना मिला दें तो वो क्या होता है, वो अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया कर कैसा बनता है, लाल रंग बन जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से हम यहाँ इसका आंसर बताएंगे कि मध्याह्न भोजन करते समय, ठीक है, लाल रंग बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये भी होगा इसका आंसर। ठीक है, कि मध्याह्न भोजन करते समय थोड़ी सी सब्जी कुसुम के कपड़ों पर गिर गई। घर जाकर जब उसने उस स्थान पर साबुन लगाया तो कपड़ा लाल हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास कि सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र हैं, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकता है? ठीक है, ये प्रश्न है आपके पास। इसका बिल्कुल सिंपल आंसर आप बताएंगे कि सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह बिनौला और लौंग का जो तेल है उन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल एवं क्षार की पहचान कर सकता है। तो जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं वो क्या करते हैं, उसको स्मेल को सूंघ कर पता लगाते हैं ना, स्मेल करके पता लगाते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास कि धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। तो यहाँ क्या दिया है, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl से होने वाली अभिक्रिया। तो देखिए जिंक धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया द्वारा जिंक क्लोराइड बनता है। क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पास आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न के अनुसार तनु हाइड्रोक्लोरिक HCl और प्लस Zn ना, HCl का क्रिया किसके साथ करना है आपको, जिंक के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जिंक के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा अपने पास, जिंक क्लोराइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ दोनों का रासायनिक समीकरण आपको बराबर ही रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, ये पूरे जितने भी प्रश्न हैं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। और अगर आप पिछले कुछ सालों का क्वेश्चन पेपर देख लें तो ये सभी प्रश्न आए हुए भी हैं। ठीक है, तो आप इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से करिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पास क्या बताएंगे आप कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली जो क्रिया है उसका एक रासायनिक समीकरण कैसे बनाना है आपको, कि यहाँ पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आप क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन यानी जल बनेगा आपके पास। ठीक है, वाटर बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो कैल्शियम क्लोराइड और वाटर और फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, ओके, ये इसका रासायनिक समीकरण हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके पास कि सल्फ्यूरिक अम्ल, प्रबल अम्ल तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, ये आपको बताना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये दुर्बल क्षार है, ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे, इसका आंसर देखिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है, आयरन की मात्रा अधिक होती है। याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, क्या होगा, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में आयरन की मात्रा अधिक होती है। याद रखिए, मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है और तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया मतलब क्या होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आयरन की मात्रा कम होती है, इसलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो बस एक चीज़ आपको याद रखना है, आयरन की मात्रा अगर अम्ल में ज़्यादा है इसलिए वो प्रबल अम्ल है, और जो हाइड्रोक्साइड है उसमें आयरन की मात्रा कम है इसलिए वो दुर्बल क्षार है। ठीक है, ओके।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके पास, ग्लूकोज और स्टार्च के जलीय विलयन, जो उनका सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा, जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल करते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर आप बताएंगे कि ग्लूकोज और स्टार्च के जलीय विलयन हाइड्रोजन परमाणु को H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। ठीक है, अम्ल जो है वो H+ आयन देते हैं और आयन के रूप में अलग नहीं करते, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल पानी के संपर्क में अपने H+ आयन को अलग करते हैं। इसलिए ग्लूकोज और स्टार्च के जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास कि आपके पास 2 जलीय विलयन हैं, कौन कौन से? A और B। ठीक है, विलयन A का pH मान कितना है? 6 दिया हुआ है और विलयन B का pH मान कितना दिया है? 8 दिया है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा क्षारीय होगा? तो मैंने देखिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले ये pH स्केल आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये pH स्केल है आपके पास और pH का मान अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा और 7 से अगर अधिक है उसका मान तो क्षारीय होगा और अगर 7 है तो वो न्यूट्रल यानी अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि जलीय विलयन, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि जलीय विलयन pH मान 6 है तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा और तथा इस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और तथा जलीय विलयन B का pH मान 8 है तो विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पास भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम बताना है। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कि भोज्य पदार्थ में जो पाए जाने वाले अम्ल हैं वो क्या क्या है? टार्टरिक अम्ल है और मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल तथा ऑक्जेलिक अम्ल। इसमें से 2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा। 2 नंबर में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम, तो टार्टरिक अम्ल, मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, चलिए अब है आपके पास प्रश्न है कि ग्राण सूचक के द्वारा अम्ल तथा क्षार, यहाँ क्षार होगा, ठीक है, क्षार लिखा हुआ है, क्षार की पहचान कैसे की जाती है? तो ग्राण सूचक में क्या करते हैं, उसमें सूंघ कर पता लगाया जाता है, मतलब उसमें स्मेल हम सूंघते हैं उसके बाद हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर ये इस प्रकार से हो जाएगा कि ग्राण सूचक अम्ल की उपस्थिति में अपनी गंध नहीं बदलता। ठीक है, अम्ल की उपस्थिति में अपना गंध वो नहीं बदलता, परंतु क्षार की उपस्थिति में इसकी गंध क्या होती है? गायब हो जाती है, पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इस प्रकार अम्ल तथा क्षार की पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, राइट। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे फिर हम यहाँ पास। ठीक है, इतना आप अच्छे से कंप्लीट करिए। पहले आपके पास प्रश्न है कि क्षार एवं क्षारक से क्या आशय है, क्या समझते हैं आप? तो देखिए क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, और जल में घुलनशील जो क्षारक हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। ठीक है, बस इसका आंसर आपको यही बताना है। अगला प्रश्न देखिए कि ये जो निम्नलिखित लवणों में से अम्लीय तथा क्षारीय मूलक को पहचानना है। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ लवण दिए गए हैं उसमें अम्लीय और क्षारीय मूलक को पहचानना है। पहला दिया है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट दिया है, अमोनियम दिया हुआ है, अमोनियम कार्बोनेट और फिर कॉपर सल्फेट दिया है। तो देखिए सबसे पहले दिया अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड का क्षारीय मूलक क्या होगा? प्लस, है ना, प्लस आयन। ठीक है, NH4 प्लस आयन हो जाएगा और तथा क्षारीय मूलक क्या होगा? क्लोरीन माइनस आयन। मीन्स क्षारीय मूलक जो है वो ऋणायन देते हैं और ये धन आयन देते हैं, पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स। ठीक है, वैसे पोटेशियम नाइट्रेट का क्षारीय मूलक क्या हो जाएगा? K+ हो जाएगा, K+ आयन, और अम्लीय मूलक हो जाएगा NO3 नाइट्रेट आयन होगा।
ठीक है। इसी प्रकार से अमोनियम कार्बोनेट का भी बताएंगे आप। अमोनियम का ये क्षारीय मूलक है तो अमोनियम प्लस आयन हो गया, और अम्लीय मूलक के लिए कार्बोनेट माइनस आयन हो गया, ठीक है। कीटायन एनियन भी बोलते हैं। फिर कॉपर सल्फेट का क्षारीय मूलक दिया है, कॉपर प्लस आयन, और अम्लीय मूलक के लिए सल्फेट आयन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी, आपको इसको बताना है। तो पोटेशियम क्लोराइड, इसका आंसर हो जाएगा कि पोटेशियम क्लोराइड के जो क्षारीय मूलक है यानी पोटेशियम प्लस आयन प्रबल क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH से के साथ अम्लीय मूलक क्लोरीन प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आते हैं, और इस प्रकार प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण पोटेशियम क्लोराइड के विलयन की प्रकृति उदासीन होगी, ठीक है। इसका आपको आंसर बताना है कि पोटेशियम क्लोराइड के क्षारीय मूलक प्रबल क्षार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तथा अम्लीय मूलक प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आते हैं, और इस प्रकार प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण पोटेशियम क्लोराइड के विलयन की प्रकृति उदासीन होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अधिकता जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, ठीक है। आपको इसको बताना है। तो क्या बताएंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 तथा नाइट्रोजन N2 के ऑक्साइड NO2 हो जाएगा उसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अधिकता जनजीवन को बहुत अधिक प्रकार से प्रभावित करती है, क्योंकि वायुमंडल में इन गैसों के प्रभाव से अम्ल वर्षा होती है जो पूरी तरह से मानव जीवन, पेड़ पौधे, इमारत आदि को प्रभावित करती है, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, हमारे डेली लाइफ में pH की क्या वैल्यू है। दैनिक जीवन में इसका आंसर आप बताइए कि दैनिक जीवन में pH एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने इससे पहले भी बताया था pH के बारे में, कब अम्लीय होता है और कब क्षारीय होता है, ओके, और कब उदासीन होता है। देखिए pH क्या करेगा, पहला पॉइंट आप डाल के लिखेंगे कि पाचन तंत्र में भोजन के पाचन में सहायता करता है। दूसरा, रक्त में प्लाज्मा और सीरम में अधिकतर रसायन का उचित संतुलन बना रहता है इसके द्वारा। और तीसरा कि मुंह के अंदर उपस्थित जो लार है उसके कारण दांतों में सड़न प्रारंभ नहीं होती। और चौथा कि बिच्छू, पौधे एवं मधुमक्खी जंतु अपनी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये pH की ये अहम भूमिका है, ठीक है, डेली लाइफ में। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए कि मधुमक्खी के डंक मारने से दर्द एवं जलन का अनुभव क्यों होता है। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर एक अम्ल का स्राव करती है। जब भी मधुमक्खी डंक मारती है तो एक अम्ल का वो स्राव करती है, जिसके कारण मधुमक्खी के डंक मारने से दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, ठीक है। तो इसका ये आंसर आप बता सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार का अम्ल स्राव करती है जिसके कारण आपको दर्द और जलन का अनुभव होता है। अब आपको यहाँ पास कोई 3 रासायनिक सूचक के नाम लिखना है। तो कौन कौन से हो सकते हैं सूचक के नाम, आप बता सकते हैं मेथिल रेड, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, ठीक है। ये 3 रासायनिक सूचक हैं। फिर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है ये कि pH स्केल क्या है, ठीक है। तो पहले भी आपको मैंने बता दिया, जो अम्ल और क्षारकों की प्रबलता को अंतर समझाने के लिए एक पैमाना जो तैयार किया गया है उसे हम pH स्केल कहते हैं, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने आपको स्केल दिखाया भी था कैसा है। चलिए अगला प्रश्न है आपके पास कि अम्ल A तथा B 2 बीकर में लिए गए हैं। अम्ल A का जल में आंशिक आयनन होता है, जबकि अम्ल B का जल में पूर्ण आयनन होता है। इस आधार पर बताइए कि A तथा B में कौन सा अम्ल दुर्बल तथा कौन सा प्रबल है, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, एक प्रश्न ये भी बन गया। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं ये भी बताना है, और इनके दो आपको एग्जाम्पल भी बताना है, ठीक है। तो चलिए पहले का आंसर देखते हैं कि A का जल में आंशिक आयनन होता है। A और B जो जल दिया है उसमें A के जल में आंशिक आयनन होता है, यह अम्ल दुर्बल होगा। तथा B का जल
जल में पूर्ण आयनन होता है और यह अम्ल प्रबल होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। फिर दूसरा है दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल का परिभाषा हो जाएगा कि जिन अम्लों के अति तनु विलयन में आयनन की क्रिया धीमी गति से, मतलब बहुत ही बिल्कुल स्लो, मतलब मोशन में होगा, धीमी गति से होती है तथा आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं या उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। फिर है प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। तो उसका आंसर आपको लिखना है कि जिन अम्लों के अति तनु विलयन में आयनन की क्रिया तीव्र गति से होती है, बहुत ही तेज गति से होती है तथा पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं उन्हें। ठीक है, इसके दो उदाहरण बता दीजिए दुर्बल अम्ल के। तो क्या होगा, एक एसिटिक अम्ल होगा CH3COOH और एक हो जाएगा H2CO3। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, फिर कुछ पदार्थ के pH मान दिए हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि खाने का सोडा का pH मान कितना होता है? 8.2 है। ठीक है, ये आंसर ही है। फिर नींबू का रस कितना होगा? 2.2, राइट। फिर सिरका, ठीक है, अम्लीय है तो ये क्या है? 5.5 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, ये क्या है? क्षार है, तो ये इसका मान 13 होता है। पानी कितना है? वो उदासीन होता है तो 7 है। ठीक है, फिर प्रश्न है आपके पास कि किन पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है। तो सीधी सी बात है, कौन कौन से होंगे जिसका मतलब 7 से अधिक होगा, और क्या क्या हो सकता है उसका एग्जाम्पल। क्षारीय प्रकृति के पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? खाने का सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अम्लीय प्रकृति के लिए नींबू का रस, सिरका, इमली, ठीक है, ये सब हो जाएगा। और उदासीन प्रकृति के लिए पानी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और बिल्कुल, क्योंकि आपको 95 प्लस स्कोर करना है, तो हम आपके लिए पूरे चैप्टर वाइज वीडियो ला रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से देखिए और अच्छे से रिवीजन करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।